बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था और आज हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है डॉपलर इफेक्ट। बच्चों, डॉपलर इफेक्ट बहुत लेंथी टॉपिक था तो मैंने इसको दो लेक्चर में रिकॉर्ड किया है, इसलिए आपने दोनों लेक्चर को गौर से सुना। तो आपको पहला लेक्चर समझ आ गया तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप पहला लेक्चर स्किप करके दूसरा लेक्चर सुनोगे तो आपको तो इसलिए आपने दोनों लेक्चर सुनने, पहले भी और दूसरे भी। टॉपिक बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोगों ने ध्यान से नंबर 8 का टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट को पहले डिफाइन करने के बाद इसकी समरी को समझ लेना क्या है। The apparent change in the frequency of sound by the relative motion caused by the relative motion either the source of sound or the listener of the both। कहते हैं फ्रीक्वेंसी में जो अपेरेंट चेंज आएगा, साउंड की फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज, वो रिलेटिव मोशन की वजह से। अब वो रिलेटिव मोशन सोर्स भी मूव कर सकते हैं, वो लिसनर भी मूव कर सकते हैं। मतलब जो फ्रीक्वेंसी में, साउंड की फ्रीक्वेंसी में जो अपेरेंट चेंज आएगा, दैट मींस ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स ऑफ साउंड आइदर द लिसनर। अब सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर क्या है? आप गली मोहल्ले में देखते हो, बाईसाइकिल जाता है वो हॉर्न मारता है, हॉर्न मारता है तो आपको सुनाई देता है। वो जो बाईसाइकिल था वो सोर्स था और आप लिस्ट, या एम्बुलेंस मूव कर रही है, हॉर्न मार रही है, एम्बुलेंस की आवाज है, वो एक तरह का सोर्स है और आप लिस्ट। जैसे आपका मोबाइल, सेल फोन, अगर कॉल आ जाए तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है और आपको साउंड सुनाई देती है। तो लिसनर, आप लिसनर हुए और सोर्स ऑफ साउंड क्या था? वो मोबाइल था। कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट ज़ाहिरी जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? वो रिलेटिव मोशन की वजह से आता है, या तो साउंड, सोर्स ऑफ साउंड की वजह से, या फिर लिसनर। आप चौक में खड़े हो, बस आके हॉर्न मारती है, वो अक्सर आप लोगों ने बड़े बसेस बसेस की हॉर्न सुनी भी होगी, उनकी हॉर्न हॉर्न भी जो होती है लंबी चौड़ी होती है। जब वो हॉर्न मारती है, आपके करीब होती है तो आपको आवाज़ बहुत तेज़ी से सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो मूव करती है तो उसकी आवाज़ भी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो वो इसी वजह से है, फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा हो। पहले फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती रही, जैसे जैसे वो दूर जाती रही आपको आवाज़ भी क्या सुनाई, कम सुनाई। जैसे, या फिर आप एग्जांपल ले लें, हमारे अक्सर जो जब ये इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो गाड़ियों में कंपेन करते, गाड़ियों में ऐलाने करते हैं। जब आप गाड़ी के करीब होते हो तो आपको आवाज़ बहुत तेज से सुनाई देती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाती है तो आपको आवाज़ भी कम सुनाई देती है, मीन उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होने। तो इसको समझने के लिए डॉपलर इफेक्ट को सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत है, उनको। इस डॉपलर इफेक्ट के चार केसेस में हम चार केस पढ़ेंगे। पहला केस, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड्स दी स्टेशनरी फोर्स। सोर्स स्टेशनरी होगा, मतलब साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड सोर्स स्टेशनरी होगा, ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव करेगा। जैसे मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी, कोई सा भी एक एग्जांपल ले लो। एम्बुलेंस की एग्जांपल ले ले, एम्बुलेंस रेस्ट में है, वो साउंड प्रोड्यूस और आप उसके करीब जा रहे हैं, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, सोर्स जो है वो स्टेशनरी है। दूसरा केस है ऑब्जर्विंग मूविंग अवे फ्रॉम दी, ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम दी स्टेशनरी। अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है। सोर्स, साउंड सोर्स
उसी तरह रेस्ट में ही होगा, लेकिन अब ऑब्जर्वर दूर जा। थर्ड केस में सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। फोर्थ केस में सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सी केस में सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और डी केस में सोर्स मूव कर रहा है अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले हमें बातें अंडरस्टैंड करनी। लेट अस कंसिडर, ये एक साउंड सोर्स है जो कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली साउंड वेव्स ही जनरेट होगी। तो साउंड वेव जनरेट होगी। अगर ये सोर्स रेस्ट की फॉर्म में हुआ तो इससे जनरेट होने वाली वेव्स वेव्स की स्पीड वो क्या होगी, दैट विल बी कांस्टेंट, एंड वो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और इस साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है हर डायरेक्शन, हर सिंक में, जिस सिंक में भी ले लो, वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। जब साउंड सोर्स रेस्ट की हालत में होगा इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी उसकी होगी वो है एफ इज इक्वल बी डिवाइड बाय लेमडा, इस स्पीड के फार्मूले से। और इसकी जो वेव लेंथ भी होगी वो भी कांस्टेंट होगी, वो भी ओरिजिनल वेव लेंथ, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। फिर समझिए, साउंड सोर्स रेस्ट की फॉर्म में है। जब रेस्ट की फॉर्म में होगा और वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मीन साउंड वेव जनरेट कर रहा है, वो जो साउंड वेव मूव करेगी उसकी स्पीड है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और ये जो साउंड वेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हर सिंक में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ इज इक्वल लेमडा। और वेवलेंथ की लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड एफ होगी। अब ये सोर्स है और ये लिसनर। सोर्स की स्पीड हम यूएस ले लेते हैं और फिर लिसनर की स्पीड हम यू नॉट ले। दोनों रेस्ट की फॉर्म में। जब दोनों रेस्ट की फॉर्म में हो, वही केस दोबारा आ जाएगा। ये जो साउंड सुनेगा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो इस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो साउंड सुनेगा, जो फ्रीक्वेंसी इसके कानों को जाके लगेगी, वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रहेगी, दैट इज एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लेमडा। और इन वेव्स की स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और जो वेव लेंथ ये नोट करेगा, जिस वेव लेंथ से साउंड वेव इसकी तरफ मूव कर रही है, वो वेव लेंथ है लेमडा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एफ। मतलब अगर दोनों रेस्ट की फॉर्म में हो, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी लिसनर, दोनों रेस्ट की फॉर्म में हो, सोर्स भी रेस्ट की फॉर्म में और ऑब्जर्वर भी रेस्ट की फॉर्म में, तो यहाँ से जो वेव्स ओरिजिनेट होगी, इस सोर्स से साउंड वेव ओरिजिनेट होगी, वो वेव के कानों पे जाके लगेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कानों पे लगेगी, वो गिवन है v डिवाइडेड बाय लेमडा। ये तो थी जब रेस्ट की फॉर्म में हो, सोर्स भी जब रेस्ट की फॉर्म में हो और ऑब्जर्वर भी रेस्ट के फॉर्म में हो। लेकिन अगर उनमें से एक भी मूव करे, फिर सोर्स मूव करे या फिर ऑब्जर्वर मूव करे, तब क्या होगा, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म समझ लेनी चाहिए, जैसे रिलेटिव मोशन हो गया या रिलेटिव स्पीड हो गया। अब देखो, दो कार्स है या दो ऑब्जेक्ट है, दोनों मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन। ये कार ए ले लो, ये कार बी ले लो, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, स्पीड अलग है। लेकिन अगर हमें दोनों की रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी, रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इनके स्पीड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ए की स्पीड बी से क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना। रिलेटिव स्पीड को हम वी आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वी ए जो है वो इस कार की वेलोसिटी है, स्पीड है, वी भी इस कार की स्पीड। अगर हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे,
हम दोनों की स्पीड को माइनस कर लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि दोनों क्या करें, एक ही डायरेक्शन में। तब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिलेटिव स्पीड को। लेकिन अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो स्लाइड मुझसे मिस हो गई। अब इनकी डायरेक्शन आप अपोजिट ले, सॉरी बच्चों, वो स्लाइड मुझसे मिस होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम यही से देख लेते हैं इस स्लाइड से। मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, दैट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अब अपोजिट है। ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये जो दूसरी कार है ये इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अब अपोजिट। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो अगर हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी हो, इसके लिए हम नेगेटिव को रिप्लेस कर लेंगे प्लस के साथ। हम दोनों के स्पीड को एड अप करके उसका रिलेटिव स्पीड बता सकते हैं। वी आर इज इक्वल टू वी ए, इसकी भी इसका स्पीड, वी बी इस कार का स्पीड। जो दो ऑब्जेक्ट होगी, जरूरी नहीं है कि वो कार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम उनकी वेलोसिटी को या उनकी स्पीड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उनकी स्पीड को क्या करेंगे, एड अप करेंगे, सब्ट्रैक्शन साइन को चेंज कर लेंगे एडिशन। ठीक है बच्चों, तो इस कंसेप्ट के द्वारा समझ, अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम रिलेटिव स्पीड एड अप होगी, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। यहाँ से हमें एक आइडिया मिल, ये सोर्स है, ये सोर्स है, और ये सोर्स साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस। ये केट है, ये केट लिसनर है, ऑब्जर्वर समझ लो। दो केसेस, एक केस में ऑब्जर्वर किस तरफ मूव कर रहा है, सोर्स की तरफ, ये जो लिसनर है सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। और दूसरे केस में आप देख लो, लिसनर किस तरफ मूव कर रहा है, लिसनर सोर्स से अवे मूव कर रहा है। किस तरफ मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम दी सोर्स मूव। अब वही केस, पिछला वाला केस अगर आप देख लो, जब दो गाड़ी, जब दो कार्स मैंने शो किए थे, दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो उनकी स्पीड को हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेते। लेट ये जो कार है ये मूव कर रहा है विद स्पीड u नॉट, और ये जो वेव्स है ये मूव कर रही है विद स्पीड v। अगर हमने रिलेटिव स्पीड फाइंड करना है तो इस रिलेटिव स्पीड इस साउंड वेव्स की स्पीड में एट की स्पीड एड अप हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई, v प्लस यू नॉट। कब, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, साउंड वेव्स इस तरफ मूव कर रही है और केट इस तरफ मूव, सिंपली कि जब केट मूव करेगा टूवर्ड्स द लिसनर, सॉरी टूवर्ड्स द सोर्स, सोर्स की तरफ, तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। केट की स्पीड हम एड अप कर लें वेव की स्पीड। दूसरे केस में केट क्या कर रहा है, मूव अवे फ्रॉम दी सोर्स, सोर्स से दूर जा रहा है। अब देखो, सोर्स जो साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, और केट की डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में। तो हम जो सोर्स के वेव की स्पीड है उससे केट की स्पीड को नेग्लेक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, नेग्लेक्ट नहीं, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, v माइनस यू नॉट आ जाएगी, क्योंकि अब केट इस डायरेक्शन में कर रहा है और स्पीड ऑफ वेव भी इस डायरेक्शन। जैसे हमने कार की स्पीड को देख लिया, कार की मोशन को देख लिया, जब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो हमने रिलेटिव स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर लिया था। उम्मीद है आपको समझ आ गई है, क्योंकि हमारे अगले दो केसेस वो इसी पे बेस है। एक में सोर्स मूव करता है साउंड वेव्स की तरफ, दूसरे में सोर्स मूव करता है साउंड वेव से अवे मूव। तो आप देख लो, ये सोर्स है और ये साउंड वेव। सोर्स क्या कर, ये सोर्स है और ये लिसनर है, लिसनर क्या कर रहा है,
सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। जब ये सोर्स की तरफ मूव करेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस यू नॉट। इसकी स्पीड भी साथ में एड अप हो जाएगी, ऑब्जर्वर की स्पीड भी साथ में एड अप हो जाएगी। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हमने केट कंसिडर किया है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम दी साउंड सोर्स। अब रिलेटिव स्पीड उसके और वेव्स के दरमियान क्या हो जाएगी, वेव्स से उस ऑब्जर्वर की स्पीड हम सब्ट्रैक्ट कर। यही दो केसेस है। केस ए में कह रहा है ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। ऑब्जर्वर किस तरफ मूव कर रहा है, स्टेशनरी सोर्स की तरफ। लेट स्टेशनरी सोर्स से ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से वेव जनरेट हो रही है, वेव की डायरेक्शन आउटवर्ड है, स्पीड की डायरेक्शन जो वेव मूव कर रही है आउटवर्ड मूव कर रही है। स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती बल्कि वेव की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और वेव स्पीड से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये जो केट है, जो ऑब्जर्वर हमने कंसीडर किया है, वो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी साउंड सोर्स। और जब हम इनकी रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो इस केट की जो स्पीड है वो एड अप हो जाएगी स्पीड ऑफ वेव। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू वी प्लस यू नॉट। अभी हम पिछले केस में आ गए, रिलेटिव स्पीड वी प्लस यू नॉट। अब देखो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, पहले स्लाइड में मैंने बताई थी एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लेमडा के बराबर है। ऐसा ही है कि नहीं। अब यहाँ पे v तो रिप्लेस हो गया रिलेटिव स्पीड से, और रिलेटिव स्पीड की वैल्यू क्या है, v प्लस यू। तो v की जगह यहाँ पे v प्लस यू नॉट प्लेस कर ले। एफ ए तो हाँ, एक बात और, अब ये केट जो है इस साउंड सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुनेगा। क्या करेगा, उस साउंड, इस साउंड सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये जो वेव मूव करेगी तो ये साउंड सुनेगा ना। तो जो साउंड सुनेगा वो कितने फ्रीक्वेंसी से सुनेगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम एफ ए के लेते हैं। दैट इज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए। इस फ्रीक्वेंसी से वो केट जो है साउंड को सुनेगा। वो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, वी प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा। तो एफ ए टू वी प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा की वैल्यू पुट कर ले। लेमडा की वैल्यू थी वी डिवाइडेड बाय एफ। एफ नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि बुकेट सुनेगा, जिस फ्रीक्वेंसी से बुकेट साउंड को सुनेगा, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें केट की स्पीड भी एड अप होगी। ये था पहला केस जिसमें सोर्स रेस्ट में था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, और ऑब्जर्वर ने जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी से साउंड को सुना, वो फ्रीक्वेंसी की एफ ए इज इक्वल टू पी प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाय पी टू एफ। ये उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ है। दूसरे केस में ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी। अब ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है, साउंड सोर्स उसी तरह रेस्ट में ही है, लेकिन अब ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। जब दूर भाग रहा है तब भी उसको आवाज सुनाई देगी। अब कितनी फ्रीक्वेंसी से उसको साउंड सुनाई दे रही है वो हमने फाइंड, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट शुरू में डिफाइन किया था, इट इज द अपीयरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स आइदर द ऑब्जर्वर। किसी भी मोशन की वजह से अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब ये कोई ये साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो स्टेट है ये मूव कर रहा है फ्रॉम दी अवे फ्रॉम दी सोर्स। अब ये सुनेगा इस साउंड को कितनी फ्रीक्वेंसी से सुनेगा, पहले वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी वो देखते हैं। पिछले हम स्लाइड्स में हमने देख लिया कि जब जब सोर्स से ऑब्जर्वर अवे मूव करेगा तो उसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, v माइनस यू नॉट हो जाएगी। यू नॉट उस ऑब्जर्वर की स्पीड, v वेव की स्पीड। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी से साउंड सुनेगा, लेट दैट फ्रीक्वेंसी इज एफ बी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो एफ बी इज इक्वल टू स्पीड की जगह v माइनस यू नॉट डिवाइड बाय लेमडा। तो एफ बी
v माइनस यू नॉट लेमडा की जगह वैल्यू पुट करें, v डिवाइडेड बाय एफ, एफ नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। समझ आ गया बच्चों? ये हमने इस केस में पढ़ा, ये जो सोर्स है ये रेस्ट के फॉर्म में है और ये ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। जब ये दूर भाग रहा है तब भी ये साउंड सुनेगा। हमारा मुद्दा ये है कि वो साउंड जो वो सुन रहा है कितनी फ्रीक्वेंसी से सुन रहा है। जब ये मूव करेगा तो हमने उसकी रिलेटिव स्पीड को क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम द स्पीड ऑफ वेव से। तो यहाँ से दो बातें हमें दो पॉइंट से, कि apparent change in frequency due to relation to relative motion of observer। मोशन, ऑब्जर्वर के मोशन में जो फ्रीक्वेंसी में apparent चेंज आया वो कितना आया, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, apparent फ्रीक्वेंसी कितनी आई, एफ ए वी प्लस यू नॉट डिवाइड बाई वी इंटू एफ। आप इसमें कोई भी वैल्यू प्लेस कर ले तो आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इंक्रीज होगी। देखो 1f हो जाएगी या 2f, कोई भी वैल्यू प्लेस कर लो, तो 2f मतलब फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आया, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में क्या आया, इंक्रीज आया। कब, जब सोर्स मूव करेगा, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा टुवर्ड्स द सोर्स। वही बात हुई कि जब आप साउंड सोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से आपको आवाज़ तेज सुनाई, ऊंची सुनाई देती है। क्या वजह है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। अगले केस में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज वगैरह हो। और दूसरे दूसरे केस में ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। अब ऑब्जर्वर क्या कर रहा था, सोर्स से अवे मूव कर रहा था। उस केस में जब हमने अपेरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड की, दैट वाज v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ आ रही थी। यहाँ पे ये जो v माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v की आप कोई भी वैल्यू खुद से एज्यूम करके प्लेस कर लो तो वो लेस देन 1 आएगी। मतलब जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के से क्या होगा, कम होगा। अब उसको जो आवाज़ सुनाई देगी वो स्लो सुनाई देगी। जैसे आप किसी सोर्स से दूर जा रहे हो, साउंड सोर्स से दूर जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आपको आवाज़ स्लो स्लो सुनाई देगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब आते जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो आपको आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। तो ये दो केसेस थे डॉपलर इफेक्ट के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले जो दो केसेस है इनको डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ आ गई है। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।